Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है हम लोगों का चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मानिक सरकार जी, जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो बंगाल सर्कल है उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी है और बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन कोलकाता ज़िला का प्रेसिडेंट है और वो बहुत ही कद्दावर श्रमिक नेता रहे हैं और हम लोगों को बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहते हैं और हमेशा जो पिछड़ा समाज है और जो समाज मतलब शोषित है, अवहेलित है, वंचित है, वो लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। नमस्कार। तो दादा, हम लोग आज आप लोगों के साथ सामने आए हैं बीएसएनएल रिलेटेड कुछ सवाल लेके। तो पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे हम लोग सब जानते हैं कि बीएसएनएल का जो एफटीटीएच है, जो फाइबर टू होम है, फाइबर टू होम में अभी बीएसएनएल का अच्छा खासा मतलब पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर देखा जाएगा तो अच्छा हुआ है, मतलब नया कनेक्शन भी ऐड हुआ है और जो कस्टमर है, आम जो जनता है, वो लोगों का रिपोर्ट भी अच्छा है, स्पीड भी वगैरह अच्छा है। मगर एक जो बात जो कंप्लेन की तरह आता है और सुनने को भी आता है, हम लोगों को भी सुनने को लिए आता है कि जैसे मोबाइल में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके का ऑप्शन अवेलेबल होता है, कस्टमर जो लेना चाहे वो ले सकता है। मगर एफटीटीएच जो है उसमें सिर्फ पोस्टपेड ही है, मगर मतलब यूज़ करके आप बिल देंगे। मगर जो प्रीपेड वाला है, जैसे जो प्राइवेट ऑपरेटर है, आईएसपी है, खासकर जैसे छोटा-छोटा जो प्राइवेट ऑपरेटर होता है, वो लोगों के पास ये उपलब्ध है। मतलब आप ₹100 का रिचार्ज कराएँ तो ₹100 यूज़ किए, जब खत्म हो गया तो फिर रिचार्ज कराएँगे तो यूज़ करेंगे। ऐसा जो ऑप्शन है, ये बीएसएनएल के पास नहीं है, मगर कस्टमर चाहते हैं। तो ये लेके यूनियन क्या मैनेजमेंट के साथ क्या बातचीत किए और आपका इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहला बात जो है, प्रीपेड करने से बीएसएनएल का कस्टमर और बढ़ जाएगा। एफटीटीएच में बीएसएनएल सबसे आगे चल रहा है, ये ठीक है। लेकिन प्रीपेड का मतलब है, जैसे मोबाइल में है प्रीपेड कस्टमर ज़्यादा है। अभी तो मोबाइल में पोस्टपेड कनेक्शन ऑफिस वगैरह सारा कुछ भी नहीं है, पोस्टपेड कनेक्शन प्रीपेड में ज़्यादा पॉपुलर है। एफटीटीएच में जब प्रीपेड जब हो जाएगा ना, तो प्रीपेड ही पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि हम जितना चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, जितना यूज़ नहीं करेंगे तो उतना का पैसा नहीं देना चाहिए। ये फिक्स पोस्टपेड मतलब है, फिक्स्ड रेट है। हाँ, हम यूज़ करे ना करे, लेकिन हमारा वो बिल भरना पड़ता है। ज़रूर। प्रीपेड हो जाएगा तो वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और कस्टमर बढ़ जाएगा और हो जाएगा। ये हम जो यूनियन वाले हैं, जो हम यूनियन की तरफ से बीएसएनएल के जो हम यूनियन जब है ना, तब हम हमारा जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल का भलाई भी हम सोचते हैं। बीएसएनएल भलाई सोचने से एक तरीका है जो टीटीएच भी प्रीपेड कर किया जाए। हम मैनेजमेंट के साथ इस तरह बात भी किया है, जो कैसे प्रीपेड ये सिस्टम चालू किया जाए। उन्होंने बोला है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो पॉलिसी लेगा तब तो होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में पॉलिसी लेने से ऐसा ही होगा। तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस का मामला है जरूर, लेकिन हम लोगों ने यही बोला है कि ठीक है, हमारा यूनियन वालों को ये मांग है कि बीएसएनएल में प्रीपेड एफटीटीएच किया जाए, ये पॉलिसी लाया जाए। ये आप दिल्ली तक आप भेज दीजिए, पूछा दीजिए जे ये करना चाहिए, करने से और मार्केट भी भर जाएगा। मतलब मैनेजमेंट को ऐसे बोले हैं। मैनेजमेंट के ऐसे बोले हैं जे आप हमारा जो मैसेज है, यूनियन को जो मैसेज है, यूनियनों को जो मैसेज है, ये मैसेज आपको भेजिए जे
ये करना चाहिए, डीटीएच प्रीपेड में होना चाहिए, पोस्टपेड प्रीपेड दोनों ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे बोले भी है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो मतलब इससे तो जैसे रेवेन्यू का बात आया कि प्रीपेड बहुत बढ़ रहा है, तो हम लोग देखे हैं कि पहले बीएसएनएल एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था, मगर 2010 के बाद बीएसएनएल का लगातार लॉस चलते रहा। फिर 2019-20 जो साल है, वित्तीय साल है, उसमें आके बीएसएनएल का एक वीआरएस हुआ। और वीआरएस होने के बाद उस टाइम पे तो सैलरी लेके भी बहुत सारा प्रॉब्लमें दिक्कतें आया था, मगर अभी सैलरी लेके तो उतना दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आता है। और आपका मतलब बीएसएनएल लॉस भी कम कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ में आलोकपात करेंगे कि वीआरएस का पहले बीएसएनएल का फाइनेंशियल स्थिति क्या था और वीआरएस के बाद कैसे फाइनेंशियल स्थिति सुधरा और कितना सुधरा, और आगे जाके बीएसएनएल का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे होने वाला है, तो ये लेके अगर आप आलोकपात करेंगे। देखिए, बीएसएनएल लॉस मेकिंग कंपनी हुआ 2010 से। 2010 के पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं था। लॉस मेकिंग कंपनी होने से ये कर्मचारी का कोई कसूर नहीं है, कर्मचारी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। जे लॉस मेकिंग बीएसएनएल हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज का है। ये पॉलिसी है, मैनेजमेंट का जो पॉलिसी लिया है, पॉलिसी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था, ये पॉलिसी में ये लॉस हुआ है। 2007 से 2010 तक 2007 से 2010 तक बीएसएनएल एक्सपेंशन करने के लिए जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो भी टेंडर किया है, उस सरकार ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया। लेकिन उस टाइम में ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में, मोबाइल कस्टमर का ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है मोबाइल क्षेत्र में। लेकिन वो फायदा किंतु बीएसएनएल के पास नहीं आया, वो प्राइवेट ऑपरेटर के पास चला गया वो फायदा। लेकिन 2007 से 2010 तक वो एक्सपेंशन इक्विपमेंट खरीद नहीं करने नहीं पाया बीएसएनएल, इसीलिए वो सर्विस भी खराब हो गया, सर्विस भी खराब हो गया। एवं खराब होने से बाद बीएसएनएल लॉस मेकिंग में 2010 में लॉस मेकिंग कंपनी में चला गया। इसमें आया वीआरएस। मैनेजमेंट का सोच ही गलत है। क्या सोच है मैनेजमेंट? कर्मचारियों कमाने घटाने से, कर्मचारियों को कम करने से बीएसएनएल लाभ प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा, इस ये सोचना भी गलत गलत हो गया। क्योंकि 2010 से पहले 2,70,000 से ज्यादा एम्प्लॉय था बीएसएनएल में, तब तो प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये वीआरएस देने से लाभ क्या हुआ? वीआरएस देने से कि सुधार है आर्थिक में, एम्प्लॉय का सैलरी हुआ। एम्प्लॉय का सैलरी ना होने मतलब यही नहीं है बीएसएनएल लॉस मेकिंग था इसीलिए सैलरी। वीआरएस में ज्यादा पॉपुलर करने के लिए बीएसएनएल मैनेजमेंट 2019 से सैलरी का इतना गड़बड़ किया है। ये बीएसएनएल तो लॉस मेकिंग था ही, लेकिन इस बात ही सही है। वीआरएस हो गया, 79,000 एम्प्लॉय घर चला गया, तो भी कि बीएसएनएल प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुआ। अभी भी बीएसएनएल लॉस में चल रहा है। ऐसे ही हुआ है। कमिंग डे में क्या होगा? कमिंग डे में क्या होना चाहिए? बीएसएनएल में आर्थिक सुधार आएगा कि पहले यही तो बात है। जे बीएसएनएल का ऊपर जो पॉलिसी लागू कर रहे हैं सरकार मैनेजमेंट, ये बदलना पड़ेगा। पहले यही सोच है। इंडिया में 2014 में 4G स्पेक्ट्रम दिया, प्राइवेट कंपनियों 4G चालू किया। बीएसएनएल ने कब दिया? 2019 का 4G स्पेक्ट्रम दिया। 2019 से देने के बाद 2020 में मई जून महीना में बीएसएनएल मैनेजमेंट बोर्ड डिसीजन लिया था जो 49,300 बीटीएस को अपग्रेडेशन करने से वो 4G सर्विस चालू कर सकते हैं। लेकिन
सरकार ने अनुमोदन नहीं दिया। सरकार जब तब अनुमोदन देते तब 2020 में ही बीएसएनएल का 4G चालू हो जाता था। बाद में क्या हुआ, ये 2020 में मार्च महीना में 1 लाख बीटीएस खरीदने के लिए वो टेंडर लाया था बीएसएनएल। सरकार ने टेंडर को कैंसिल कर दिया, एवं सरकार नहीं करता तब 2022 में ही वो 4G आ जाता। अभी टीसीएस 4G लगाता है बीएसएनएल में। दूसरे जो कंपनी है टीसीएस के पास कोई प्रूफ्ड 4G नहीं है टीसीएस का पास। जिन कंपनियों को पास है जैसे नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन, जिस कंपनी का प्राइवेट कंपनी जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया है, उस कंपनियां जो है उससे वो इक्विपमेंट लेते हैं, उससे 4G भी लिया, 5G भी लेते थे। आज 5G चल रहा है इंडिया में, 5G जियो से 5G चालू कर रहा है, चलते हैं जियो से। और बीएसएनएल का 4G जहाँ जहाँ 4G लागू हुआ है वहाँ सर्विस और डिटोरिएट हो गया है, सर्विस डिटोरिएट हो रहा है। तो ऐसे चलेगा तो बीएसएनएल का कभी लॉस मेकिंग से सुधार आएगा नहीं बीएसएनएल का। तो पहले वो पॉलिसी ठीक करना पड़ेगा। यूनियन तो डिमांड किया था जो वोडाफोन आइडिया है, जो वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, सबसे बड़ा शेयर होल्डर वोडाफोन आइडिया का। यूनियन तो मांग किया था जो वोडाफोन आइडिया का जो 4G परिकाठामा है उसको यूज करके बीएसएनएल 4G सर्विस दे सकते हैं। इसे सर्विस में सुधार आ सकता था, लेकिन वो भी नाकच कर दिया, मैनेजमेंट भी नाकच कर दिया, सरकार भी नाकच कर दिया है। ये देखिए, सर्विस नहीं सुधरने से बीएसएनएल का अच्छे दिन नहीं आएगा। पहले सर्विस सुधरना पड़ेगा। सर्विस सुधरने के लिए जो पॉलिसी लाया है वो पॉलिसी का परिवर्तन करना चाहिए, ऐसी बात है। बीएसएनएल का बहुत सुजोग अच्छे, बीएसएनएल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज है बीएसएनएल में। सबसे ये जो खास बात ये है बीएसएनएल में एम्प्लॉइज जो है, इंजीनियर जो है, सो सबसे खास एम्प्लॉय है जो ये काम कर सकता है। वो 4G दे सकता है, FTTH कनेक्शन खुद बीएसएनएल भी दे सकता है, जो देने से उसको सर्विस और अच्छे होगा। एवं सर्विस अच्छे होने से तो कस्टमर भी आएगा, कस्टमर भी सर्विस, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, बीएसएनएल भी आर्थिक सुधार आ जाएगा बीएसएनएल का। मगर बात वही है कि जो मतलब सरकार का और मैनेजमेंट का जो सदिच्छा होने से तो ये होता। तो जैसे हम लोग का जो बंगाल का ऑडियंस है हैं, तो उसके लिए हम लोग बांग्ला में भी बोलते हैं कि মানে ম্যানেজমেন্ট এবং যে সরকার আছে তাদের মানে সদিচ্ছার একটা অভাব কোনো না কোথাও দেখা যাচ্ছে, মানে যার ফলেতে আপনার মানে এই যে পরিষেবা জনিত যে সমস্ত জায়গাতে যে ইনভেস্টমেন্টের দরকার ছিল বা যে সহযোগিতার দরকার ছিল তার একটা অভাব। দেখুন, বিএসএনএল এ সরকারের যে পলিসি নিয়ে চলছে, এই আউটসোর্সিং वाला पॉलिसी, सब आउटसोर्सिंग, सब जहां जाओ आउटसोर्स कर दो। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉय है, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है हमारा दफ्तर में, ट्रेन्ड एम्प्लॉय আছে যারা, তারা কিন্তু এই কাজটা খুব অনায়াসে করতে পারে এবং দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে। তাদেরকে বসিয়ে রেখে সেই কাজগুলোকে আউটসোর্সিং এ দিচ্ছে, এবং আউটসোর্সিং এ দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, সার্ভিস আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং বিএসএনএল এরও লোকসান হচ্ছে। আউটসোর্সিং তো একটা কমিশন তো দিতে হচ্ছে, হ্যাঁ, টাকা তো দিতে হচ্ছে, কিন্তু বিএসএনএল এর পাশে যা ম্যান পাওয়ার আছে, বিশেষ করে বাঙ্গাল সার্কেলে যা ম্যান পাওয়ার আছে, সেই ম্যান পাওয়ার ইউজ করলে ঠিক যদি ইউজ করা যায় তাহলে আউটসোর্সিং এর কোনো কাজে আউটসোর্সিং এর প্রয়োজন পড়ে না।
এবং শুধু আউটসোর্সিং না হলে কি হবে, দেখুন বাইরের লোক তার নিজের ঘর, তার যদি অন্য ঘরে সে বাস করে বাইরের জন্য, হুম সেই ঘরটা সম্পর্কে তার দরদটা কিন্তু কম হবে। হুম আর যদি আমার বাড়ি, নিজের বাড়িতে আমি যদি থাকি, হুম তাহলে আমার নিজের বাড়ি সম্পর্কে কিন্তু আমার দরদটা কিন্তু অন্যরকম হবে, বেশি হবে। অবশ্যই অবশ্যই। অর্থাৎ আমার দপ্তরের কাজটা যদি আমি নিজে করি, তাহলে সেটা কিন্তু দরদটা কিন্তু আরো বেশি দরদ দিয়ে কাজ করবে, যেটা বাইরের লোকের পক্ষে সেটা সেটা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না, বা তারা করছেও না। হ্যাঁ আমরা যা দেখছি করছেও না। এফটিটিএইচ সার্ভিস ডিটোরিয়েট করে যাচ্ছে, আমরা তো দেখছি তো। ফাইবার যে মেনটেনেন্স হচ্ছে, যেটা আউটসোর্সিং করা আছে, হ্যাঁ সেটাও প্রপারলি ফাইবার মেনটেনেন্স হচ্ছে না, এবং তার ফলে কিছু সিস্টেম মার খাচ্ছে, সিস্টেম মার খাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি প্রম্পট সিস্টেম তোলা দরকার ছিল, সেই সিস্টেম উঠছে না। হুম এবং এইগুলো সবটাই রেভিনিউ রিলেটেড, হ্যাঁ সবটাই রেভিনিউ রিলেটেড। এবং এই কাজগুলো যদি দপ্তর যদি তার নিজের কর্মচারীকে দিয়ে করায়, তাহলে আমার মনে হয় আরো কাস্টমাররা পরিষেবা ভালো পাবে, এবং বিএসএনএল এর কিন্তু আয়ও বাড়বে। ঠিক আছে। तो देखिए और एक जो सवाल है जैसे रेवेन्यू रिलेटेड ही सवाल है कि जैसे देखिए जियो का जैसे एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर है और एक फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है और केबल टीवी जो बिजनेस है उसमें भी उसका फुटप्रिंट अच्छा खासा है। हम्म, तो उसमें एक प्लान जो मतलब हम लोगों का जानकारी का हिसाब से जैसे 706 रुपया का जो जियो का जो एयर फाइबर है उसका, तो उसमें क्या होता है कि 30 MBPS तक प्लान मिलता है, अनलिमिटेड नेट मिलता है और ओटीटी मिलता है और ओटीटी में सोनी हॉटस्टार जी5 मतलब लगभग लगभग मान लीजिए कि ज़्यादातर ओटीटी जो देखा जाता है इंडिया में वो सभी ओटीटी मिलता है। और उसके मतलब कनेक्शन लेने के लिए जो इनिशियल चार्ज होता है जैसे ONU का चार्ज हम लोग का FTTH में होता है, तो उसमें उसका भी पैसा जियो खुद बोर करता है, मतलब कस्टमर को देना नहीं पड़ता है, फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ मतलब सेट टॉप एक बॉक्स भी एक दिया जाता है जिसमें हर चैनल का कवरेज आ जाता है। जो जो एनालॉगस अगर BSNL में देखा जाएगा तो 472 रुपये का जो पैकेज है उसके ऊपर 270 रुपये का अगर OTT पैकेज हम लोग उसके ऊपर ऐड करेंगे तो 702 रुपया मतलब जियो से 4 रुपया कम है। मगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड भी सेम है, नेट भी अनलिमिटेड ही मिलता है, 4000 GB को अनलिमिटेड ही मानते हैं क्योंकि 4000 GB एक इंसान से तो ख़त्म होने वाला है। बहुत ज्यादा। हाँ, मगर उसमें क्या है कि सब OTT नहीं है और जो सेट टॉप बॉक्स जैसे दिया जाता है जियो जैसे देता है तो वो नहीं दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे भी है जो मतलब बुजुर्ग आदमी हैं जो लोग टीवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नेट उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, एज ए नेट नहीं कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब या कोई ऐप खोल के काम नहीं करते हैं या फिल्म नहीं देखते हैं, OTT के जरिए नहीं देखते हैं मगर टीवी ज़्यादा देखते हैं। तो वो कस्टमर के पास भी तो अपील कम हो जा रहा है ना। तो ठीक। ये जो चीज़ लेके आप मतलब यूनियन से कैसे मैनेजमेंट को क्या वार्ता देना चाहेंगे? देखिए, ये भी चेंज करना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं, जे एफटीटीएच का मतलब है हम टीवी भी देख सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं, हर जो इंटरनेट का जरिए जो काम काज हो रहा है सभी कर सकते हैं ये एफटीटीएच कनेक्शन में। जहाँ जहाँ कमी है प्राइवेट ऑपरेटर से, जहाँ आपका जो बोलना है जे ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है हमारा इंडिया में, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म चलता है, ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका कवरेज में आना चाहिए, ये आपका कहना है। ठीक है, अभी तो नहीं है, हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ ये केस उठाएंगे, हम बोलेंगे जे ये कमी है प्राइवेट ऑपरेटर से, हमारा तो ज्यादा है, एफटीटीएच में बहुत ज्यादा है, स्पीड भी अच्छा खासा हाँ, स्पीड है एफटीटीएच में, एफटीटीएच आगे चल रहा है, ये तो बात ठीक ही है। लेकिन जहाँ जिस जगह में कमी है प्राइवेट ऑपरेटर, क्या कि वो जहाँ जो चीज प्राइवेट कंपनी पॉपुलर होते हैं कस्टमर से, वो जिस जगह है, मतलब ओटीटी ऐसा ऐसा जब टीवी जो है,
हम ये मुद्दा उठाएंगे मैनेजमेंट के पास। ये भी बीएसएनएल में आना होना चाहिए। और जैसे वो जो टीवी वाला सेट टॉप बॉक्स वाला तो सेट टॉप बॉक्स वाला है, वो बात तो ही है, प्राइवेट ऑपरेटर दे सकते हैं तो बीएसएनएल क्यों नहीं दे सकेंगे। और तो सबके पास तो स्मार्ट टीवी भी नहीं स्मार्ट होती टीवी नहीं है तो तो टीवी तो नहीं चला सकते ना। आप एफटीटीएच में टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपको टीवी स्मार्ट टीवी होना चाहिए। हाँ स्मार्ट टीवी तो सभी टीवी तो स्मार्ट टीवी नहीं है, जो पुराना वाला टीवी है तो नया टीवी फिर वो एफटीटीएच में टीवी देखने के लिए नया टीवी खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बात में यही है, वो सेट टॉप बॉक्स भी देना चाहिए। देने से और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे एफटीटीएच कनेक्शन बीएसएनएल का। ठीक है। तो और ये जो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म उसका जरिए ही हम लोग बोलते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब एक बंडल प्लेटफॉर्म टाइप का आता है। मतलब कोई प्लेटफॉर्म का एक रेट हो गया तो उसमें 4-5 ओटीटी आता है। अगर ओटीटी ऐसे होता है कि इंडिविजुअल आता, मतलब जैसे केबल टीवी में भी होता है ना कि आप नेशनल जियोग्राफी खरीदते हैं, सोचिए मान लीजिए 10-20 रुपया में, हिस्ट्री चैनल खरीदते हैं 5 रुपया में। तो ऐसे अगर आप पैसा देके इंडिविजुअल ओटीटी खरीद सकते हैं, मतलब किसी को अगर जी देखना है तो जी ही खरीदेगा, तो हॉटस्टार क्यों खरीदेगा, उसको हॉटस्टार नहीं देखना है। तो इस बारे में आपका क्या सोच है और आप मैनेजमेंट के ठीक साथ? है, आप एकदम करेक्टली बोला। जो हम जो चैनल देखेंगे उसी चैनल का पैसा देंगे, ठीक करेक्टली। लेकिन अभी बीएसएनएल में नहीं है, वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। इसीलिए हम जो आप बताया है ये मुद्दे में हम जब उठाएंगे मुद्दा तो उसी में यही बात भी हम उठाएंगे। जो ऐसा होना चाहिए, जो हम जो चैनल देखेंगे हम उनका भी पैसा भरेंगे। हम जी देखेंगे तो जी का जो पैसा है हम जी का पैसा भरेंगे। हम हॉटस्टार देखेंगे तो हॉटस्टार का पैसा भरेंगे। ऐसा तो होना चाहिए। हम हॉटस्टार नहीं देखेंगे तो हॉटस्टार का नहीं पैसा भरेंगे। ऐसा होना चाहिए। आप सही बात बोला। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये बीएसएनएल का जो मतलब एलसीओ लोग हैं पर्टिकुलरली, और जो कस्टमर है, कस्टमर का कंप्लेन तो एलसीओ के जरिए ही बीएसएनएल के पास आता है। ठीक। तो वहाँ से हम लोगों के पास ऐसे जानकारी आया कि ज़्यादातर कस्टमर का एक शिकायत है कि बीएसएनएल का बिल रिलेटेड शिकायत। जैसे पोस्टपेड बिलिंग में क्या होता है कि बीएसएनएल में 1 महीने का एडवांस बिलिंग लिया जाता है ठीक। और उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। ठीक। तो कस्टमर का और एलसीओ का, ज़्यादातर एलसीओ का ये कहना है कि कस्टमर वो लोगों के पास आके बोलते हैं कि अगर एडवांस बिल ले लिया गया है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों चाहिए? ठीक। ये अच्छा, बात। ठीक बोला। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एडवांस तो वो एडवांस जो पोस्टपेड का जो प्लान है वो एडवांस बिल पे कर रहा है। हर महीना वो एडवांस बिल पे कर रहा है। ये तो फिक्स रेट है, ये तो बढ़ेगा भी नहीं कमेगा भी नहीं, ये तो फिक्स रेट है। हाँ हाँ। वो यूज करने से पहले ही बिल भर देते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों, किस लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं? ऐसा नहीं लेना चाहिए। हम उठाएंगे मुद्दा। ठीक है, ठीक है। आप बोले हैं कि आप उठाएँगे, मतलब इसके लिए बहुत ज़ोर-शोर होगा। और जैसे कि ये जो इश्यू है, ये तो हम लोगों का बीएसएनएल का जो मतलब कस्टमर और रेवेन्यू सेंट्रिक इश्यू लेके हम लोग बात किए। तो थोड़ा आते हैं कस्टमर का जो पार्क्स रिलेटेड जो बात है, क्योंकि हम लोग कस्टमर का ना एम्प्लॉय का, सॉरी एम्प्लॉय सॉरी का। सॉरी ठीक सॉरी ठीक ठीक ठीक। तो एम्प्लॉय का जो पार्क्स रिलेटेड बातें हैं, और जो हम लोगों का चैनल भी देखते हैं ज़्यादातर बीएसएनएल एम्प्लॉय, तो वो लोग थोड़ा पार्क्स से ज़्यादा मतलब चाहते हैं बात सुनने के लिए। ठीक। तो हाल फिलहाल में एक एक प्रपोजल आया था जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट हुआ, और बहुत जगह पे मतलब ऐसे मिला कि एक प्रपोजल था, शायद अप्रूव हुआ कि नहीं पता नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं, कि जेई लोगों के लिए 3,000 रुपया मोबाइल का रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक। और 3 साल में मिलेगा। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए 5,000 रुपया मिलता है 3 साल में। ठीक। तो इसमें मेरा सवाल ये है
कि ये जो मोबाइल रीइंबर्समेंट के लिए दिया जा रहा है, इसका अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? और उसके साथ जो जेई लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में सिर्फ जेई का दिया जा रहा है, हालांकि बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर जो एनालॉगस कैडर है, जैसे जेई का एनी 9 से स्टार्ट होता है, तो एनी 9 से जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है वो लोगों को क्यों नहीं नहीं दिया जा रहा है? इस बारे में आप थोड़ा बताइए, और साथ में ये भी बताइए जो काम के लिए अगर कोई चीज दिया जाएगा, जैसे कि मोबाइल है, तो वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों को ही तो ये तो काम के लिए दिया जा रहा है, तो इसमें एज ए पोस्ट बेसिस पे जो पैसा का जो डिफरेंस है, ये क्यों हो रहा है? ये एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव क्यों हो रहा है? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ये मैनेजमेंट भेदभाव कर रहा है। पहले भेदभाव है एग्जीक्यूटिव से नॉन एग्जीक्यूटिव में, अंदर भेदभाव हो रहा है। मोबाइल का नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कम दाम में मिलता है, कम दाम से मिलता है मोबाइल। ऑब्वियसली हाँ, नहीं, मैं नहीं नहीं। मिलता। तो जो दाम में बाजार से खरीदते हैं एग्जीक्यूटिव लोग मोबाइल, वही दाम से खरीद खरीद कर सकता है। 3 साल में 3,000 रुपया हाँ, मोबाइल मिलता है क्यों? बाजार में मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। यूनियन क्या डिमांड किया था? यूनियन डिमांड किया था सभी नॉन एग्जीक्यूटिव को मोबाइल सेट का रिइंबर्समेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अभी जो काम होता है, छोड़िए काम, जो अटेंडेंस वाला आया, हाँ। जो अटेंडेंस आया, वो अटेंडेंस तो मोबाइल में देना पड़ता है। तब वो अटेंडेंस देने के लिए तो मोबाइल चाहिए। लेकिन ये डिपार्टमेंट का ये भेदभाव नीति है। पहले तो भेदभाव किया है नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर में, जेई लोगों का 3,000 रुपया रिइंबर्समेंट कर लिए, मैनेजमेंट बोर्ड सैंक्शन किया। लेकिन दूसरा जो नॉन एग्जीक्यूटिव वाला है, उन लोगों को भी सैंक्शन नहीं किया। अब पहले पहले जो था एग्जीक्यूटिव वाला तो 5,000 था, नॉन जेई जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए जेई लोगों को क्या किया, 3,000 कर दिया है। तो ये बाद में यूनियन भी चिट्ठी दिया मैनेजमेंट को, चिट्ठी दिया जो सभी नॉन एग्जीक्यूटिव को एट पर एग्जीक्यूटिव अच्छा, एग्जीक्यूटिव को जिस तरह दे जाता है मोबाइल का रिइंबर्समेंट, हर नॉन एग्जीक्यूटिव को उसी तरह देना चाहिए। ये तो मांग उठाया है इंडियन, अभी तक मैनेजमेंट नहीं बना। हमारा आशा है जो मैनेजमेंट वो मानेगा भी, मानेगा भी कि। और अब जो पार्ट्स के लिए बोला, देखिए ये बहुत पुराना पार्ट्स है, पार्ट्स बदल नहीं है। नया जो पीआरसी होने वाला था, थर्ड पीआरसी, वो तो नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो दोहराना नहीं चाहता हूँ अभी, ये अलग टॉपिक से अलग बात करूंगा कि वो सरकार पीआरसी क्यों नहीं दे जाता है। ये पीआरसी नहीं देगा नहीं तो पार्ट्स भी बदलेगा नहीं। अगर ये मतलब यही नहीं है पीआरसी हो जाएगा तो पार्ट्स भी बदल जाएगा, ये भी मतलब नहीं है। ये मैनेजमेंट का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मैनेजमेंट को क्या चाहेंगे, कैसा चाहेंगे, ऐसा ही ऐसा होना। यूनियन मांग उठाया जो पीआरसी के साथ पार्क्स भी रिविजन होना चाहिए, ये पुराना वाला पार्क्स है, स्किल अपग्रेडेशन थोड़ा सा देते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस थोड़ा सा, रूरल अलाउंस 100 रुपया करके। हाँ। आज के जो बाजार दर गया है, वो रूरल अलाउंस क्या दिया, 100 रुपया करके रूरल अलाउंस देता है। ऐसा नहीं होता। जो यूनियन मांग उठाया है, पीआरसी के लिए लड़ाई चल रहा है, थर्ड पीआरसी के लिए लड़ाई चल रहा है, एवं थर्ड पीआरसी के साथ साथ जो पार्ट्स रिविजन है वो भी मांग है, उसके लिए भी लड़ाई चल रहा है। तो आप जैसे बोले थर्ड पीआरसी लेके जो बात, तो संक्षेप में मतलब थर्ड पीआरसी का अभी क्या पोजीशन है, देखिए, इसके बारे में थोड़ा थर्ड बताइए। पीआरसी का जो बात है, थर्ड पीआरसी
बीएसएनएल एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, ये डिसीजन है सरकार का, क्योंकि सरकार डिसीजन लिया था लॉस मेकिंग कंपनियों का जो एम्प्लॉय है वो पीआरसी नहीं मिलेगा, थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगा, उनको पीआरसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पे रिविजन क्यों नहीं होगा? बीएसएनएल का जो लॉस है वो बीएसएनएल के लॉस के लिए कोई एम्प्लॉय और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो भी बीएसएनएल के एम्प्लॉय को वो पीआरसी नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार का नीतियां है, सरकार का नीति है। ये सरकार मना किया इसीलिए नहीं हो रहा है थर्ड पीआरसी, ऐसी बात है। अभी मतलब जो है, देखिए हम यूनियन 2017 साल से लड़ाई कर रहा है कि थर्ड पीआरसी देना चाहिए बीएसएनएल एम्प्लॉई को, एवं लड़ाई के आधार पर एक पे स्केल भी ठीक हुआ था, एक पे स्केल भी ठीक हुआ था 2018 साल में, पे स्केल भी ठीक हुआ था। अभी उससे पीछे हट रहा है मैनेजमेंट, पीछे हट रहा है वो स्केल से। उनका कहना है स्केल और छोटा करना चाहिए। मतलब वो जो स्केल ठीक हुआ था वो मैनेजमेंट के साथ मिलके वो ही ठीक है। मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय जो कमिटी है, वेज निगोशिएशन जो कमिटी है, वो स्टाफ साइड और ऑफिशियल साइड जो है, मैनेजमेंट साइड जो है, उसमें से सहमत से ही वो ठीक हुआ था, वो स्केल ठीक हुआ था। लेकिन अभी मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, वो स्केल नहीं देना होगा, आप एक काम कीजिए। उससे पीछे हट रहा है मैनेजमेंट, तो पीछे हटने से stop। जैसे आप पीआरसी लेके बोले, तो पीआरसी मतलब मिलने का कोई चांस है क्या? मतलब जैसे 2017 में से तो लागू होने वाला था, अभी तो 2024 का एंड में आ गया, तो कुछ दिन बाद तो 25 आ जाएगा, तो 27 में तो नया पीआरसी होने का तो एक बात है। तो पीआरसी क्या मिलने का कोई चांस है? देखिए, पीआरसी कर्मचारियों का हक है, ये मिलना जरूरी है। ये पीआरसी से रिलेटेड बहुत सारे इशू है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव का मैक्सिमम नॉन एग्जीक्यूटिव अभी स्टैग्नेशन में चला गया। 3-4 साल से वो कोई इंक्रीमेंट मिल रहा नहीं है उन लोगों का। तो पीआरसी जरूरी है, पीआरसी पाना कर्मचारियों का हक है। यूनियन लगातार लड़ाई कर रहे हैं पीआरसी पाने के लिए। आगे वाला जो दिन आएगा वो भी लड़ाई जारी रहेगा, पीआरसी मिलना जरूरी है। ठीक है। जैसे पीआरसी के बाद एक सवाल आता है, जो एनईपीपी है, नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का जो मतलब प्रमोशन पॉलिसी का जो है, तो उसमें जो एब्जॉर्ब नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज है वो लोगों का 4 साल, उसके बाद 7 साल, 8 साल, 8 साल ऐसे टाइप का है। मगर जो डायरेक्ट रिक्रूट नॉन एग्जीक्यूटिव है उसका 8 साल करके है। तो एक विरोधाभास है, मतलब एक ऑपोजिट टाइप का है कि एक ही कैडर में दो किस्म का जो मतलब प्रमोशन पॉलिसी जो है, तो ये लेके यूनियन क्या कदम उठा रहा देखिए, है? जो एनईपीपी है, पिछले वाला तो 16 साल 26 साल से 26 साल में प्रमोशन होता था, 1 प्रमोशन 2 प्रमोशन था। बाद में आया एनईपीपी, नया प्रमोशन पॉलिसी, नॉन एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन पॉलिसी। नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के में अंदर में भेदभाव किया हाँ। मैनेजमेंट ने। एग्जीक्यूटिव को 5 साल में दिया जाता है और नॉन एग्जीक्यूटिव को पहले वाला 4, 7, 8 जो डॉट एब्जॉर्बिंग नॉन एग्जीक्यूटिव है, और जो डायरेक्ट रिक्रूट डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉई है, उन लोगों का 8-8 साल के वो प्रमोशन दिया जाता है। मतलब यही है जो नॉन एग्जीक्यूटिव का अंदर में भेदभाव पैदा किया है मैनेजमेंट ने, नॉन एग्जीक्यूटिव का अंदर में। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर में तो भेदभाव है ही,
और नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर में वो भेदभाव तैयार किया है मैनेजमेंट ने। इसलिए यूनियन मांग किया है जे जैसे एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन पॉलिसी है 5 साल बाद जो प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटिव का, इसी तरह से नॉन एग्जीक्यूटिव का 5 साल बाद ये प्रमोशन देना चाहिए। ये मांग यूनियन उठाया है, लड़ाई कर रहे हैं नया वाला प्रमोशन चालू करने के लिए। तो देखिए जैसे एनईपीपी के बाद एक चीज़ आता है, जैसे आउटडोर मेडिकल का जो लिमिट है, वो लिमिट तो पहले 1 महीने का बेसिक प्लस डीए होता था, मगर अभी 12 दिन का बेसिक प्लस डीए हो गया है। तो ये जो आउटडोर का लिमिट कम हो जा गया है, तो इसको लेके देखिए पहले जो था वो बीएसएनएल का आर्थिक संकट हम्म ये दिखा के हम्म वो आउटडोर मेडिकल कम कर दिया हाँ मैनेजमेंट ने। यूनियन मांग किया है ये पहले वाला जो था आउटडोर का जो लिमिट था पहले था 30 डेज का, बाद में हुआ 23 डेज का, हम्म अभी हुआ है 12 डेज का। हम्म तो यूनियन मांग किया है जो 23 डेज था पहले हम्म उसी तरह आउटडोर रिइंबर्समेंट देना चाहिए। ये मांग किया है, अभी लगातार ये प्रोसेसिंग कर रहा है यूनियन, लड़ाई भी कर रहा है मेडिकल आउटडोर के लिमिट बढ़ाने के लिए। आशा है ये अगले वाला जो दिन आएगा तो उसमें यही आउटडोर लिमिट बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे आउटडोर लिमिट का, इसके साथ साथ जो इंडोर का बात आता है, इंडोर में तो पहले एक बार जो एम्प्लॉय अपना जेब से पैसा दे के इंश्योरेंस हुआ था, तो वो तो इंश्योरेंस रेट ज़्यादा होने के बाद वो कैंसिल हो गया। तो इंडोर ट्रीटमेंट में जो रेट मिलता है, वो रेट बहुत ही कम है। जैसे कि मगर अगर आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो छोटा मोटा सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, वो लोग अपना एम्प्लॉय लोगों को इंडोर के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा के दे देता है, वो लोग प्लस एम्प्लॉय का परिवार लोग। तो हमारा डिपार्टमेंट अगर ऐसा कभी मतलब यूनियन से ऐसे कभी कुछ मांग हुआ कि हम लोगों को इंडोर ट्रीटमेंट के जगह पे इंडोर ट्रीटमेंट प्लस नहीं तो इंडोर ट्रीटमेंट का जगह पे ऐसा कुछ इंश्योरेंस दे दिया जाए 5 लाख रुपया का कि 10 लाख रुपया का, जिससे मतलब वो जाके कहीं पे ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि उसका पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी देगा। डिपार्टमेंट अगर प्रीमियम का जो अमाउंट है डिपार्टमेंट अगर वो पे कर दे, तो एम्प्लॉई मतलब शांति से काम कर पाएगा कि कभी किसी का घर में तबीयत खराब हो गया तो उसको ये चिंता नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ से जुगाड़ करे और उसका ट्रीटमेंट करे। तो इस बारे में यूनियन ने क्या मतलब कदम उठाया है? देखिए पहले देखिए पहले इंडोर ट्रीटमेंट के लिए बीएसएन जो रिम्बर्समेंट था, बीएसएन जो एमआरएस सिस्टम है अभी एमआरएस सिस्टम, एमआरएस सिस्टम में पहले कैशलेस बहुत हॉस्पिटल था जो एम्प्लॉय कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकता था। এমআরএস টাওয়ার বলবো ঠিক আছে দাঁড়া এই নিজেও করে आप इंडोर लिमिट के बारे में जो बोल रहे थे। इंडोर जो लिमिट के बारे में बोल रहा था, जो पहले एमआरएस सिस्टम में कैशलेस हॉस्पिटल बहुत था, एम्प्लॉय जरा एम्प्लॉयज लोगों ने वो कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते थे। बाद में ये हुआ ये कोई हॉस्पिटल कैशलेस एम्पेनल करना नहीं चाहता था, इसलिए अभी वेस्ट बंगाल सर्कल में ये हुआ ये कोई कैशलेस हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन जो इंडोर जो एम्प्लॉय जो जेब से पैसा दे के जो इंडोर ट्रीटमेंट कराता है अभी वो मिलता है सीजीएचएस रेट का, हाँ और सीजीएचएस रेट बहुत कम है,
इसीलिए यूनियन मांग किया था जो कैशलेस हॉस्पिटल एमपैनल किया जाए, जो एमपैनल हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं एम्प्लॉई कर्मचारियों ने ये कैशलेस ट्रीटमेंट कर सकते थे। लेकिन अभी कोई हॉस्पिटल ये कैशलेस ट्रीटमेंट करना नहीं चाहता है, इसलिए किया है वेस्ट बंगाल सर्किल ने 17 जो हॉस्पिटल है कलकत्ता पर ऊपर 17 हॉस्पिटल 17 हॉस्पिटल एग्रीमेंट किया है 17 हॉस्पिटल के साथ जो सीजीएचएस जो रेट मतलब हम लोग जो रिइम्बर्समेंट मिलता है सीजीएचएस रेट में रिइम्बर्समेंट मिलता है। हाँ। सीजीएचएस रेट में वो ट्रीटमेंट कराएगा, एम्प्लॉय लोगों ने वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो इस विंडो ट्रीटमेंट करा सकते हैं वही 17 हॉस्पिटल में जो उन लोगों ने हॉस्पिटल ने सीजीएचएस रेट में पैसा लेगा। ऐसे किया है वेस्ट बंगाल सर्कल ने, वो यूनियन का मांग के ऊपर भी किया है। यूनियन अभी लड़ाई जारी रखा है कि कैशलेस हॉस्पिटल होना चाहिए, एम्प्लॉय को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एम्प्लॉय लोगों का। तो ये जो आपका जो है कि मतलब क्या हॉस्पिटल राजी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है जो पैसा मिल रहा है उस पैसा में वो लोगों को मतलब उन लोगों का वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता नहीं है। कराना चाहता है उतना कम हाँ, पैसा में। इसलिए और है बीएसएनएल में बिल पेमेंट का दिक्कत आता है हॉस्पिटल लोगों का, समय टाइम पे उन लोगों का पैसा नहीं मिलता बीएसएनएल पेमेंट नहीं करता। बीएसएनएल ठीक टाइम पे पेमेंट नहीं करने से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कैशलेस ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अगर अगर बीएसएनएल अगर एक इंश्योरेंस करा दे, जैसे प्राइवेट जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो दूसरा भी प्राइवेट कंपनीज है, वो लोग जैसे कराते हैं कि 5 लाख रुपया क्या 10 लाख रुपया का कार्ड करा के, इंश्योरेंस कार्ड करा के एकदम एम्प्लॉय को दे देता है। वो लोगों के पास इम्पैनल्ड इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी रहता है, उसके जरिए काम करा के दे देता है। तो एम्प्लॉय का जो हेडेक होता है कि पैसा देने का नहीं देने का, तो इंश्योरेंस कंपनी देगा। डिपार्टमेंट अगर से प्रीमियम दे दे, तो इस बारे में कुछ यूनियन से प्रपोजल। यूनियन प्रपोजल तो दिया था, यूनियन मांग भी किया है जो मेडिक्लेम कर देना चाहिए इंडोर ट्रीटमेंट के लिए, स्पेसिफिकली इंडोर ट्रीटमेंट के लिए। तो मेडिक्लेम का जो प्रीमियम वो डिपार्टमेंट को देना चाहिए, ये यूनियन का मांग है अभी भी। लेकिन वो मेडिक्लेम किया था पहले 2 साल मेडिक्लेम चल रहा था ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ, तो ये साल में प्रीमियम इतना ज़्यादा कर दिया, वो क्या एग्रीमेंट नहीं हुआ डिपार्टमेंट के साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस का, इसीलिए तो यही जो एग्रीमेंट था मेरी ओरिएंटल इंश्योरेंस का, ये भी जो प्रीमियम था वो एम्प्लॉय को भरना पड़ता था। लेकिन यूनियन का मांग था जे ये इंश्योरेंस कराने से बीएसएनएल का जो एमआरएस सिस्टम में जो खर्च होता है तो वो कम हो गया। तो पहले वो जो प्रीमियम का जो अमाउंट वो बीएसएनएल खुद पेमेंट करना चाहिए, बीएसएनएल को खुद पेमेंट करना चाहिए। लेकिन वो अभी तक ये दावी नहीं माना बीएसएनएल, लेकिन जारी है कोशिश, यूनियन कोशिश कर रहा है, मांग के लिए लड़ाई भी जारी रखा है। आशा है अगले दिन में ये समस्या भी हल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इतना सारा मतलब प्रॉब्लम से और इतना कठिन परिस्थिति के बीच में से बीएसएनएल जा रहा है और एम्प्लॉय लोग भी इतना सुयोग सुविधा से वंचित हो रहे हैं, तो आने वाला दिन में आप कैसे देखते हैं बीएसएनएल का अवस्था और बीएसएनएल एम्प्लॉय का अवस्था? तो ये जो कठिन परिस्थिति से अभी बीएसएनएल गुजर रहा है और जो सामग्रिक जो देश का परिस्थिति है, उसमें आप क्या देखते हैं कि आने वाला काल में बीएसएनएल का क्या परिस्थिति होगा और एम्प्लॉय का खास की उसका जो
सैलरी रिलेटेड बेनिफिट और पार्क्स रिलेटेड बेनिफिट, तो उसमें और उसका लाइफस्टाइल में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो कुछ मिलना है, मिलना जरूरी है एम्प्लॉय को, वो छीन के लाने पड़ेगा, लड़ाई के माध्यम से छीन के लाने पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार कर्मचारियों और साधारण जनगण से हित में कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। वो कॉर्पोरेटों के लिए काम करता है ये सरकार। मतलब ये सरकार से सब छीन के लाने के लिए वो लड़ाई जारी रखना जरूरी है। ये लड़ाई का चल रहा है, आगे दिन में ये लड़ाई चलेगा। ये लड़ाई के माध्यम से ही हम हर डिमांड को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।